शास्त्र बहुत टफ सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। अर्थशास्त्र में पता नहीं क्या अटपटा सा होता है, लेकिन आपको मैं बतला दूं कि अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, यह अर्थशास्त्र न हो तो पूरी दुनिया की कल्पना खत्म। अर्थ मतलब धन, धन का अध्ययन। चलिए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मान के चलिए किसी भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु को हम कंपनी से या फैक्ट्री से उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसके उत्पादन, वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज और उपभोग, उसका यूज कहाँ हो रहा है, उसका विषय में अध्ययन को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु, जो हम वस्तु प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं हम, उसका उत्पादन, उसका वितरण, उसका विनिमय और उसके उपभोग, उसका यूज कौन कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो चलिए आगे बतलाते हैं कि जैसा कि हमने बतलाया कि अर्थशास्त्र, अर्थ और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब तो आप लोग जानते ही, अध्ययन, यानी धन के बारे में अध्ययन। तो धन तो हर किसी को चाहिए, बिना धन इस दुनिया में जी पाना संभव है। अगर धन न हो तो शायद मैं भी न हूँ, आप भी न हो। बिना धन का इस दुनिया को कल्पना कर पाना बहुत असंभव सा लगता है। चलिए, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म में महान ग्रंथ 4 हुए हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो उसी में आपको प्राचीन काल से ही इसका जिक्र चलते आ रहा है। यहाँ देखिए अर्थवेद, अर्थवेद में ही अर्थशास्त्र का चर्चा बहुत पहले से, सदियों से चला आ रहा है। यह कोई नया विषय वस्तु थोड़े है। तो अर्थशास्त्र रियल में ये कहाँ है, इसका क्या महत्व है? तो अर्थशास्त्र का 2 महत्व है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, जिसको हम यूज में लाते हैं। तो सैद्धांतिक में कहाँ, विधि ज्ञान हेतु, ज्ञान सिद्धांत के विश्लेषण में वृद्धि हेतु, और व्यवहारिक उत्पादक जो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, जैसे हमारे किसान उत्पादक हुए, वो अनाज खाते यानी हम लोग उपभोक्ता हुए। तो उत्पादक, श्रमिक, उपभोक्ता, व्यापारी, सरकार, प्रबंधक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, यानी व्यवहारिक जीवन में जहाँ से हमें लाभ है। विष्णु पुराण क्या बतलाता है कि अर्थशास्त्र का जो पहले आचार्य थे वह भगवान बृहस्पति थे। उन्होंने अर्थ के विषय में पूरी दुनिया को बतलाया। आप लोग नाम सुने होंगे, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर ट्रेंड्स आता है कि शिक्षक किसी समाज का निर्माण और विनाश शिक्षक की गोद में पलते हैं। वही चोटी वाला एक बाबा, वो बाबा है हमारे चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते थे। आप लोग सुन लीजिए, वो हमारे देश के महान अर्थशास्त्री थे। वो एकदम लेखा जोखा, सब चीज़ के नफ़ा जोड़ घटाव सब पहले भिड़ा लेते थे। इसी कारण वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महामंत्री के पद पर थे और उनको वो अपना गुरु मानता था चंद्रगुप्त मौर्य। वहाँ पर उन्होंने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? सुखस्य मूलं धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलं अर्थ, धर्म का मूल अर्थ, रुपया पैसा। जस्य मूलम इंद्रिजय, और राज का मतलब है इंद्रियों पर विजय। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इंद्रिजय मूलः विनय, जो इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिया वह विनम्र हो जाता है। और विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवनः, और जो विनय विनम्र होते हैं वह वृद्धों की सेवा करते हैं। वर्तमान जो अभी अर्थशास्त्र का विकास इंग्लैंड में हुआ। अब आपको बतला दें कि एडम स्मिथ को हम वर्तमान अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ कौन थे? वो एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये जो आधुनिक युग है इसका परिचय अर्थशास्त्र से कराया। अर्थशास्त्र में कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उत्पादन होता है, उपभोग होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है और राजस्व की प्राप्ति होती है। चलिए उत्पादन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अर्थशास्त्र की जो आर्थिक क्रिया है उसका पहला कड़ी है उत्पादन। अर्थशास्त्र में किसी चीज़ का हम उत्पादन, जैसे मान के चलिए ये पेन है, तो पेन जहाँ बनता है जिस फैक्ट्री में, वो वहाँ पर प्राथमिक क्रिया होती है, वहाँ पर कच्चे माल से पेन तैयार किए जाते हैं। तो वो मेरा पेन का उत्पादन किए। एक उदाहरण प्रस्तुत करें। उसके बाद उसका उपभोग, पेन उत्पादन करेंगे तो कितनी मात्रा में करें, उसका उपभोग कौन करेगा,
फिर विनिमय आदान प्रदान, हम उसको पेन देंगे, हमको पैसा देगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मेरे पास अंततः पैसे प्राप्त होंगे। आपको बता दें शास्त्र में दो चीज़ें आवश्यक हैं, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सरकार के पास भी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि हमारी मांग और आपूर्ति इसमें समन्वय स्थापित होता रहे। आप देखिए परिवहन सेवाएं, यातायात बाधित हैं। अभी सभी लोगों को अनाज हो गया, दिनचर्या की वस्तुएं हो गई, अगर सप्लाई चेन गड़बड़ा गया तब सप्लाई चेन गड़बड़ा गया तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, चारों तरफ त्राहिमाम हाहाकार मच जाएगा। तो इसलिए मांग और आपूर्ति मान के चलिए कि हमारी ज़रूरत है 10 टन की प्रतिदिन और हमको 5 ही टन हो रहा है, तब क्या होगा? तब तो मुनाफाखोर तो मौका की तलाश में रहते हैं कि सप्लाई चेन गड़बड़ हो और हम दाम उसका अधिक लें। इसीलिए सरकार हर जगह पर अपने अधिकारियों को बैठा कर रखी है ताकि कि लोगों को सुविधाजनक चीज़ें प्राप्त हो सके। चलिए, अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं का वर्णन करें, तो अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला चीज़ में देखना है कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो। आखिर हम उत्पादन अगर इस बोतल का करते हैं तो बोतल का उत्पादन क्यों हो, किसके लिए हो, इसको कौन खरीदेगा, सारा चीज़ सोच समझ के। अगर हम मान के चलिए कि अगर एक दुकानदार कपड़ा का हो गया, अब उसी गांव में केवल कपड़ा बेचने लगे, तब तो सब चैन ही गड़बड़ हो जाएगा, किसी को लाभ नहीं होगा बल्कि वहाँ पर क्षति होगी, सभी की आर्थिक क्षति होगी। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में और कहाँ पर उपभोग के लिए उत्पादन हो, ये हुआ अर्थव्यवस्था की पहली समस्या। अब वस्तुओं का हम उत्पादन कैसे करें? वस्तु का उत्पादन करेंगे, मान के चलिए कि चाइना का सामान आप देखते होंगे सस्ता होता है। चाइना का सामान इसलिए सस्ता होता है क्योंकि वह टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, वहाँ सस्ता मजदूर मिलते हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लागत पड़ता है, एकदम बहुत कम, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कम, तो वो तो सामान सस्ता हुआ। अब उसी को वह हमारे बाज़ारों में बेचता है। हमारा भारत देश का बहुत बड़ा बाज़ार है। अब बताइए कि वह बेचेगा तो भारत के लोग सोचेगा कि अपना देश वाला खरीदे। वह तकनीक अगर हो तब ना 2 रुपये में मिलेगी, अगर तकनीक यहाँ ना हो तो इसी पेन की कीमत यहाँ 5 रुपये लगेगी, यानी वहाँ वाला का मांग ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज आप सोचिए इंडिया के मोबाइल, भारत देश का मोबाइल जो है, जो भी मोबाइल निर्माता कंपनियाँ हैं उनकी लागत अधिक होती है और चाइना वाला जो है उनकी लागत कम होती है, सस्ता दाम में इससे अच्छा टेक्नोलॉजी वाला बेचता है, तो लेकर भारत देश की देशभक्ति करता है। तो इसलिए मांग, आपूर्ति, सप्लाई, ये सारी चीज़ों पर उसका दाम, उसकी लागत अर्थव्यवस्था में ही ना सोचना है। अब उत्पादन किसके लिए हो? अगर हम उत्पादन करेंगे तो उसका उपभोग कौन करेगा? आप सोचिए, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। बहुत पहले एक यामाहा 100 RX 100 करके एक बाइक आई थी, राजदूत मोटरसाइकिल चलता था। उस समय भी बुलेट चलता था जिसका राइट साइड, दाहिने साइड गियर होता था। आज आप देखिए तो आज बुलेट का क्रेज़ बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि उसने वक्त के साथ अपने टेक्नोलॉजी में सुधार किया, वही बुलेट का ही आनंद दिया, नई तकनीक के साथ आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन राजदूत वह नहीं संभाल सका। HD पहले मोटरसाइकिल आया करता था, HD नहीं संभाल सका, फ्लॉप हो गया। तो इसलिए अगर हमें आज मांग को देखना होगा, मांग और आपूर्ति में आपस में समन्वय बनाकर ही चलना होगा, तब जाकर हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। आप देखते होंगे अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में उथल पुथल ला देता है। एक बार अमेरिका वाला घुसाता है ना तो पूरा दुनिया, कितना तो छोटा छोटा देश तबाह हो जाता है। तो आखिर हम लोग भी सोचते हैं कि क्यों तबाह हुआ। दुनिया में सबसे अधिक कीमत होता है अमेरिकी डॉलर का। जो अमेरिका का पैसा होता है वो सबसे मजबूत, ताकतवर होता है। हर देश चाहता है कि हमारे पास वो वाला डॉलर हो। तो डॉलर कब देगा? जब आपसे वो सामान खरीदेगा तब ना देगा। सामान खरीद भी नहीं करेगा तो कैसे देगा? तो चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से क्या सब अभिप्राय है।
आप अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से क्या अभिप्राय है? उत्पादन की संभावनाएं, किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग करके हम कोई भी चीज़ संसाधन यूज करेंगे तभी ना नया चीज़ वहाँ से उत्पन्न प्रोडक्शन करेंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के जिन भी संयोजनों का दो वस्तु से जो भी चीज़ हम उत्पन्न करते हैं उस सभी को क्या बोलते हैं? उत्पादन की संभावना कहते हैं। एक और फेमस क्वेश्चन आता है कि आर्थिक समस्या क्या है? हम लोग भी बोलते हैं कि हम बहुत आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। भाई आर्थिक समस्या क्या है? मान के चलिए कि हम महीने में 5,000 कमाते हैं और खर्च कर दें 10,000, तो 5,000 हम डैमेज में गए ना, तो हमारी आर्थिक समस्याएं घटेंगी या बढ़ेंगी? बस वही आर्थिक समस्या है। आप केवल एक बार सोचिए, उसको गहनतापूर्वक विचार कीजिए, आपको एकदम इकोनॉमिक्स सबसे आसान है, लेकिन समझिएगा तब ना। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या संसाधनों की आवंटन समस्या है। आप दुर्लभ संसाधनों के उपयोगों में चुनाव की समस्या ही आर्थिक। आप सोचिए कि हम अगर चाहेंगे कि आईफोन लेकर घूमें, मेरी क्षमता कम है तो कैसे होगा? मेरी क्षमता अगर 10,000 के मोबाइल फ़ोन यूज करने की है और हम 50-60 हज़ार का फ़ोन लेकर घूमते हैं तो हमारे साथ आर्थिक समस्या होगी। हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हम हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। ये सोचना होगा, घर चलाने के लिए जोड़ तोड़ देखना पड़ता है ना। उसी तरह अगर हम आज 2,000 का शर्ट पहन लें, 2,000 का पैंट पहन लें तो हमारे साथ भी आर्थिक समस्या हो जाएगी। अब चलिए, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? तो मानव की इच्छाएं, हमारी इच्छा, हम भी सोच रहे हैं कि इसे जहाज कर दें। जो आमदनी है वह कम है, बहुत कम। एक मोटरसाइकिल को बियर कर पाने पर, और अगर हम ख्वाब देखें BMW और मर्सिडीज़ की, पॉसिबल नहीं है। ख्वाब देख सकते हैं लेकिन उसको जिद नहीं करेंगे। अगर जिद करेंगे तो फिर तो सब घर दूरा बिक जाएगा। उसके बाद इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? और साधनों का वैकल्पिक उपयोग। अगर मेरे पास खेत है तो हम खेत का ही ना उपयोग करेंगे। खेत का उपयोग किस लिए कर सकते हैं? हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं। कोई फार्म खोल दें, वहाँ पर कोई फैक्ट्री स्थापित कर दें, उससे और ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमें अच्छा से इसका चुनाव करना होगा, तभी जाकर हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। और इसी प्रकार आप सभी भी ध्यान देकर अर्थव्यवस्था को पढ़ते रहे। फिर मिलेंगे हम अर्थव्यवस्था के नए एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।